हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका नया टॉपिक जो आपके इस अध्याय का लास्ट टॉपिक है। वो है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रवाद जो यूरोप में फैले किस प्रकार से फैला था। वो किस प्रकार से लोग जो है साम्राज्यवाद के पीछे चलने लगे, अपने देश को बढ़ावा देने लगे, अपने देश की जो सीमा है उसमें बढ़ोतरी करने लगे, एक दूसरे पर हावी होने लगे। वो सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब स्पेशली हम जो बात कर रहे हैं यूरोपीय शक्तियों की बात कर रहे हैं, तो वो यूरोपीय शक्तियों में जो बात जो आ रही है, ठीक, उनमें जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है बाल्कन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? बाल्कन क्षेत्र। हम इस पर बात करेंगे अभी इसका मैप दिखाएंगे। तो बाल्कन क्षेत्र की बात चल रही है और इसके 1871 के बाद की बात हो रही है। और इसके अंडर जो देश जो आते थे, ठीक, उन देश को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो देश 10 देश के अंडर आते थे। कौन कौन से? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोत्सवाना, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा ये 10 देश हैं जो बाल्कन क्षेत्र के अंडर आते हैं। तो अब ज़रूरी है भाई इन देशों को क्या है, एक बार मैप में देख लिया जाए। मैप में देखते हैं और आप जरा, तो देखिए मैंने मैप जो इसका नक्शा है वो मैंने निकाल कर रखा है। और ये आप देख पाएंगे कि बाल्कन क्षेत्र जो है कौन कौन सा था, कहाँ से कहाँ सकता, कहाँ तक था। देखिए तो उसमें जो आपका स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जानिया, मॉन्टेनेग्रो और मैसेडोनिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, ग्रीस और रोमानिया और सर्बिया। ठीक, तो ये हम अगर ऐसे यहाँ से यहाँ तक का जो ये एरिया बन रहा है, ठीक है, ये इसको क्या कहेंगे? ये है आपका बाल्कन। कौन सा है ये? बाल्कन एरिया। ठीक है, समझ में आ गया पूरी तरह से। तो पहले तो यही जानना अच्छी तरह से, क्योंकि ये इतने सारे जो देश इसमें हैं ये एकजुट होकर थे और कहीं ना कहीं इनमें क्या राष्ट्रवाद की जो भाषा है, राष्ट्रवाद का जो विचार है वो इनके अंदर आया। और ये देश सभी क्या है, अलग अलग साम्राज्यवाद को लेकर के आगे बढ़ने लगे, यानी अलग होने लगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे हम चलते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया ये इतने जो 10 देश थे इसमें, ये 10 देशों में क्या है इस साम्राज्यवादी विस्तार जो इनमें आने लगा। अब देखिए ये बाल्कन जो क्षेत्र था इनमें एक बहुत बड़ा तनाव, मैंने कहा ना ये जो देश हैं इनमें जो तनाव आने लगा, मतलब कुल मिलाकर के ये अपने आप को अलग करने लगे। किस प्रकार से भाई? भौगोलिक रूप से और जातीय रूप से ये अलग थे, तो ये क्या अलग अलग होने लगे। अब आगे हम चलते हैं। ये सारे देश आपको यहाँ दे रखे हैं जो मैंने आपको उसमें मैप में दिखाए थे। वो सारे देश में क्षेत्र के जो निवासी थे उनको आमतौर पर क्या बुलाया जाता था? स्लाव बुलाया जाता है। स्लाव क्या बुलाया जाता था? स्लाव। तो ये उनको एक पहचान दे रखी थी कि इस प्रकार से भी उनको एक पहचान है, स्लाव कह के पुकारेंगे इसने जो सारे देश हैं इनको। एक बात और यहाँ समझनी है, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा, अभी मैंने बाल्कन क्षेत्र आपको दर्शाया, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। एक बात और आने लगी, अब ऑटोमन साम्राज्य की बात आई है तो भाई इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। चलो इसको भी हम जानते हैं, फिर से मैप में देखेंगे। अब मैप में हम ये जानेंगे कि ऑटोमन साम्राज्य कहाँ। तो देखिए आप देख पा रहे हैं ये है आपका ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य जैसे हमने कहा था कि बाल्कन क्षेत्र खुद इस ऑटोमन साम्राज्य का कुछ एक बड़ा हिस्सा बना हुआ था। तो वही देखिए वो देश, देखिए यहाँ बुल्गारिया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ और दे रखे हैं, ये अर्जेनिया, बोस्वानिया, ये वाला सर्बिया, ठीक है। ये सारा इतना मिला करके जो आप देख पा रहे हैं ये कौन सा था? ये ऑटोमन साम्राज्य था, ठीक है। अब बात ये आ जाती है, हमने दो ये जो देखे हैं, ठीक है, तो बात यही है कि अब हमने ये देखा कि ऑटोमन साम्राज्य और दूसरा कौन सा? बाल्कन साम्राज्य। अब टकराव ये है कि जो बाल्कन साम्राज्य था वो विखंडित होता जा रहा था। किस प्रकार से? देखिए अब हम वही कारण देखेंगे कि ये किस प्रकार से विखंडित, मतलब टूटता चला गया। और इसके जो राष्ट्र, जो देश थे
उनमें क्या राष्ट्रवाद की वजह से साम्राज्यवादी जो धारणा है, जो विचार हैं, वो फैलने लगे। तो कुछ कारण जो है हम देखेंगे। ठीक है, मैंने दोनों आपको मैप दिखाए हैं, बाल्कन क्षेत्र का भी, और दूसरा कौन सा है, वो है आपका ऑटोमन साम्राज्य का। तो पहला कारण तो देखिए ये था कि ऑटोमन साम्राज्य का जो विघटन होने वाला था, क्या ऑटोमन साम्राज्य टूटता जा रहा था। दूसरा, रूस काला सागर से होकर के नए रास्ते खोज रहा था। ठीक है, रूस जो था काला सागर से होकर के नए रास्ते खोज रहा था। अब एक बात ये बताइए कि ऑटोमन साम्राज्य का विघटन क्यों हो रहा था? भाई क्यों हो रहा था? क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य के जो देश थे वो आधुनिकीकरण पर चल रहे थे, और इनकी वजह से वो आंतरिक सुधार करना चाहते थे और अपने आप को मजबूत बनाना चाहते थे। ठीक, बात समझ में आई? इस वजह से वो क्या है, विघटित होता जा रहा था ऑटोमन साम्राज्य। अब मैंने बताया कि रूस का बहुत बड़ा हादसा वहाँ पर रूस क्या काला सागर से होकर के नए रास्ते खोज रहा था। तो नक्शा मैप में हम देखेंगे काला सागर, वहाँ पर काला सागर से रूस जो नए रास्ते खोज रहा था। फिर आपने ये भी पढ़ा है कि 1832 में यूनान की स्वतंत्रता, यानी यूनान स्वतंत्र हो चुका था। देखिए, जब एक बंधन बना हुआ रहता है, एकता बंधी हुई रहती है, ठीक है, उनमें से अगर एक को निकालें, मान लीजिए हमने कई सारी लकड़ियों का एक गट्ठर बना रखा है, ठीक है, टाइटली बांध रखा है, उनमें से कैसे न कैसे एक को निकाल दीजिए आप, तो वो ढीला हो जाएगा। ठीक, जब ढीला हुआ तो बाकी के जो लकड़ी हैं उसमें जो बंधी हुई हैं उनको निकालने में क्या है, आसानी हो जाएगी। एज इट इज़ ये था, जैसे ये सब बंधा हुआ था, ऑटोमन साम्राज्य और बाल्कन क्षेत्र सब ये क्या है, एकदम से बंधे हुए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यूनान जो था 1832 में स्वतंत्र हो गया। जब वो स्वतंत्र हुआ तो बाकी देशों में भी क्या है, इसी प्रकार से भावना आती रही। अब एक और हम जानेंगे, ऑस्ट्रियन साम्राज्य अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। कौन सा? ऑस्ट्रियन साम्राज्य। तो एक और आया है, तो चलो हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि ऑस्ट्रियन साम्राज्य, तो ये है देखिए ऑस्ट्रियन साम्राज्य, ऑस्ट्रियन हंगरी जिसे हम कहेंगे ऑस्ट्रियन हंगरी साम्राज्य। और ये कहाँ था? ये देखिए इटली के ऊपर से ये इस प्रकार से था। मतलब ये अपना क्या प्रभुत्व जमाना चाहता था, क्योंकि इससे नीचे का जो यहाँ पर हम एरिया देख पा रहे थे, यहाँ पर कौन सा था, बाल्कन क्षेत्र था। और ये सारा इधर मिलाकर कैसा बनना, किसके अंडर आ रहा था, ये बाल्कन क्षेत्र, और ये कुछ भाग इसका किसके अंडर, ऑटोमन साम्राज्य के अंडर। ठीक है, तो हमने ये भी देखा भाई कि किस प्रकार से ऑस्ट्रियन साम्राज्य भी क्या है, प्रभुत्व जमाना चाह रहा था। ठीक है ना। तो अब आगे जब हम पढ़ेंगे इसके विषय में, ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया किस प्रकार से कि जो ऑस्ट्रियन साम्राज्य वो अपना प्रभुत्व जमा रहा था, यूनान स्वतंत्र हो चुका था, ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो रहा था। मतलब हम जो पढ़ रहे हैं बाल्कन क्षेत्र का विघटन पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से बाल्कन क्षेत्र का क्या विघटन हुआ। जब विघटन हुआ तो उस प्रकार से तो वो जो है साम्राज्यवाद देश बनने लगे और फैलने लगे। ठीक है, उधर एक और नई बात इसमें कि ब्रिटेन भारत के लिए नए रास्ते खोज रहा था। देखिए, हम यहाँ पर इन बातों को क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये जो देशों के नाम जो आ रहे हैं, देखिए रूस की बात हमने पढ़ ली, वो काला सागर से नया रास्ता खोजना चाहता था। ठीक है, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, हम इनकी बात कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है कि ये भारत से व्यापार करने के नए रास्ते, ठीक है, इनमें एक प्रतिस्पर्धाएँ जो है व्यापार की वो बढ़ने लगी थी, उपनिवेश की प्रति और क्या सैन्य ताकत बढ़ाने के ये चाहते थे। इधर ऑस्ट्रो हंगरी हमने बता ही दिया, ये किस प्रकार से अपना पकड़ जमाना चाहते थे, अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। तो अब हम क्या भाई इस प्रकार को जब देखेंगे इसको कि इनसे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली इनसे बाल्कन क्षेत्र जो है वो टूट रहे हैं। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र टूट रहे हैं। तो हम एक बार ये देख रहे थे कि जो इंग्लैंड है वो किस प्रकार से जो है रास्ता भारत के लिए खोज रहा था। ठीक है, वो देख लेते हैं, एक बार मैप में चलते हैं दोबारा से, और मैप में हमें पता चलेगा कि, तो देखिए यहाँ पर जो मैप दिया गया है, यहाँ हम ब्रिटेन के विषय में बता रहे हैं कि ये किस प्रकार से व्यापार में अपना भारत से अपना अच्छा रास्ता तय करना चाहता, मतलब अच्छे रास्ते की खोज कर रहा था। वो देखिए किस प्रकार से। अब
हम आपको ये दिखाते हैं कि ब्रिटेन किस प्रकार से जो है उसका रास्ता था। यहाँ से ब्रिटेन वाले वो हो सकता है ये ऐसे 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 करके वो निकल के, क्योंकि रास्ता पहले यही खोजा गया था, ठीक है। कौन सा, यहाँ से लास्ट में ऐसे निकल के वहाँ से उनको ऐसे करके आना है, ठीक है, और यहाँ से पूरा ऐसे करके ऐसे जब भारत के लिए पहुँचना है, ठीक है। लेकिन अगर बाल्कन क्षेत्र टूट जाता और ये देश अलग अलग हो जाते तो इनके पास में जो पास का सीधा जो रास्ता हो जाता वो कौन सा हो जाता, वो यहाँ से ऐसे करके और इनके साथ से हो सकता है ये और ऐसे पार करके चले जाते हैं। कितना रास्ता बच जाता है इनका, बचता है, ठीक। ये बात सारी, और फिर हो सकता है कि ये इससे जो रास्ता है इस प्रकार भी ले सकते थे, स्थलीय रास्ता भी ले सकते थे, लेकिन पहले पानी वाला रास्ता इनको अच्छा लगा तो वो ये कर सकते थे। उधर हमने रूस की बात की, रूस कैसा रास्ता खोज रहा था, रूस इधर आपका, ठीक है, यहाँ से वो काला सागर से होकर के वो व्यापार के नए रास्ते खोज रहा था, बात है समझ में। तो काला सागर यहाँ से, ठीक है, जो तुर्की के जो ऊपर है ये काला सागर, इससे नए रास्ते। तो कुल मिलाकर हम देख क्या रहे थे कि भाई यहाँ पर ये आपका बाल्कन क्षेत्र बना हुआ था। अगर ये बाल्कन क्षेत्र के जो भी देश थे वो साम्राज्यवाद को लेकर सब अलग अलग हो जाते तो इन जो विकसित देश थे इनको बहुत बड़ा फ़ायदा होता, ठीक है। इस प्रकार से बाल्कन क्षेत्र क्या है, टूटने के कगार पर चल रहा था। तो आपने इस प्रकार से देखा कि ये व्यापार को लेकर, उपनिवेश को लेकर के इन सब में बहुत बड़ी होड़ लगी हुई थी। तो इन सब का नतीजा ये निकला, ये सारे देश क्या है अपनी शक्ति को जमाना चाहते थे, बाल्कन क्षेत्र कमज़ोर पड़ गया, ऑटोमन साम्राज्य की दुर्बलता होने लगी और उसको भी यूरोप का मरीज़ कहा जाने लगा, ऑटोमन साम्राज्य को। अब व्यापार, उपनिवेश, नौसैनिक, सैन्य ताकत, इनके चलते बाल्कन क्षेत्र में क्या युद्ध का अखाड़ा बनने लगा, ठीक। अब युद्ध का अखाड़ा बनने लगा जिसका नतीजा हमने देखा किसके रूप में, प्रथम विश्व युद्ध के रूप में। अब आप में से कोई मुझे ये बताएगा प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, ठीक, कब हुआ था, चलो हम बता देते हैं। 1914 से लेकर के कब 18 तक, ठीक है। तो वही हुआ कि विश्व युद्ध की जो है इनमें बनने लगी, क्योंकि ये शक्तियाँ बहुत ही निखर के सामने आने लगी, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद इनमें पहुंचने लगा। ये रहा 1914। आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध किस कारण हुआ, साम्राज्यवाद के कारण, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं। लेकिन इस बीच विश्व का अनेक देशों ने जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। बहुत से देश जिनमें उपनिवेश होने लगा था वो क्या उसका विरोध करने लगे थे। आप जानते हैं भारत में भी उपनिवेश हुआ था, इंग्लैंड का हुआ था, फ्रांस का हुआ था, पुर्तगाल का हुआ था, ठीक है। ऐसा तो हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मतलब एक उनका अपना राष्ट्र ये होना चाहिए थे, वो उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। सामूहिक एकता होनी चाहिए, और क्या है, वे साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में भी उभरी होते और राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया था। मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्य में गठित किया जाना एक स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया था। मतलब कुल मिलाकर ये हुआ, राष्ट्रवाद से साम्राज्यवाद की ओर ये देश यानी यूरोप पहुंचने लगा, विश्व युद्ध हुआ, देश अलग अलग हुए, ठीक है, और सबका निर्माण हुआ, राष्ट्र राज्य उन्होंने अपने आप में बनाए, ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है ये, ठीक है। इसके बाद में इसके जो सॉल्यूशंस आप इनमें से देख कर सकते हैं, क्वेश्चनों को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैथ्सनी के विषय में पढ़ा था, काबुर के विषय में पढ़ा था, यूनान स्वतंत्र हुआ था 1832 में, फ्रैंकफर्ट संसद आपने जानी थी, महिलाओं की भूमिका को भी हमने आपको दर्शाया था,
ठीक है। उसके बाद में फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान जी सिस्टम भी था। जर्मेनिया और मारियान को हमने अच्छी तरह से आपको समझाया था। जर्मन का एकीकरण आपने बहुत अच्छी तरह से समझा। और अपने शासन के क्षेत्र में और शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए थे। ठीक है, नेपोलियन के विषय में भी हमने बहुत कुछ पढ़ा था। और आगे देखिए 1848 में जो क्रांति हुई थी उदारवादी क्रांति, बहुत डीपली मैंने समझाया था। उदारवादी क्रांति हुई थी और क्या क्या उसके राजनीतिक और सामाजिक उन्होंने किस प्रकार बढ़ावा दिया था। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति को दर्शाने के लिए भी क्या कुछ हमने रोमानीवाद पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद में किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करना। 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए थे, तो 19वीं सदी में विकसित राष्ट्र के विषय में ठीक है। तो इतना समझते हैं और बाकी फिर बाद में जानेंगे।